मेजरमेंट ऑफ इंटरनल एनर्जी इंटरनल एनर्जी मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ठीक है, एंड एंथैल्पी एंथैल्पी। तो एंथैल्पी को हम क्या लिखते हैं बच्चों? चेंज इन एंथैल्पी को लिखते हैं हम डेल्टा एच से ऑफ रिएक्शन। ये आज का हमारा टॉपिक रहेगा, मेजरमेंट ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड एंथैल्पी, ठीक है। इंटरनल एनर्जी एंड एंथैल्पी को मेजरमेंट करना, ये आज का हमारा टॉपिक है। तो सबसे पहले हम सीखेंगे एंथैल्पी को कैसे मेजर करते हैं। एंथैल्पी को कैसे मेजर करते हैं ये हम इसमें सीखेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं बच्चों। हाँ, तो व्हेन ए सिस्टम एब्जॉर्ब और रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट द टेम्परेचर चेंज। जब भी कोई सिस्टम बच्चों एनर्जी को या तो एब्जॉर्ब करता है या रिलीज करता है, किस फॉर्म में? हीट के फॉर्म में, तो टेम्परेचर चेंज होता है। हमेशा ध्यान रखना, टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। टेम्परेचर डिपेंड होता है किसके ऊपर? एनर्जी के ऊपर। एनर्जी का मतलब है हीट, हीट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर कोई सिस्टम हीट को रिलीज करता है, हीट को क्या करता है? रिलीज करता है, हीट रिलीज करता है, तो टेम्परेचर क्या होगा? डाउन होगा। अगर कोई भी सिस्टम हीट को एब्जॉर्ब करता है, क्या करता है? हीट एब्जॉर्ब करता है, तो उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा बच्चों? टेम्परेचर रेज होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो टेम्परेचर को हम कैसे मेजर कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ द हीट। हीट कितनी सिस्टम ने एब्जॉर्ब किए या कितनी उसने क्या किए? रिलीज किए। अगर हीट रिलीज करता है तो टेम्परेचर क्या होगा? डाउन होगा। हीट एब्जॉर्ब करता है कोई भी सिस्टम, तो टेम्परेचर क्या होता है? इंक्रीज होता है, ठीक है ना। तो ये जो हीट का जो है ना, whenever the heat is evolved during the process can be calculated and measure of the energy change are carried out the total अंडर द डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस। तो अलग अलग कंडीशंस के अंदर हम इसको मेजर कर सकते हैं। तो आज हम इसमें पढ़ेंगे सबसे पहले हम कि ये जो एंथैल्पी है ना, एंथैल्पी 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 को कैसे मेजर करते हैं। इस एंथैल्पी को मेजर करने का आज तरीका हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बच्चों इसमें बॉम कैलोरीमीटर के बारे में, जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? एंथैल्पी को मेजर कर सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, एंथैल्पी को हम मेजर कर सकते हैं। तो आज का हमारा पॉइंट रहेगा मेजरमेंट ऑफ एंथैल्पी विद द हेल्प ऑफ बॉम कैलोरीमीटर। बॉम कैलोरी मीटर। अब ये बॉम कैलोरीमीटर क्या होता है और किस टाइप से ये काम करता है, इसके हेल्प से हम क्या फाइंड कर सकते हैं? इसके हेल्प से हम चेंज इन एंथैल्पी को फाइंड कर सकते हैं। चेंज इन एंथैल्पी को फाइंड कर सकते हैं। एंथैल्पी का मतलब यहाँ पे क्या है बच्चों? एंथैल्पी का मतलब है कोई भी सिस्टम कितनी हीट रिलीज करता है या कितनी हीट को वो एब्जॉर्ब करता है, उसको हम बोलते हैं बच्चों चेंज इन एंथैल्पी। जब भी एंथैल्पी का वर्ड आ जाए ना, तो आपको ध्यान क्या रखना है? सिस्टम कितनी हीट एब्जॉर्ब कर रहा है या कितनी हीट को रिलीज करना है। सिंपल लैंग्वेज में एंथैल्पी को हीट से आप लोगों को समझना है। बात समझ में आ गई? तो सबसे पहले हम सीख लेंगे बच्चों बॉम कैलोरीमीटर की स्ट्रक्चर किस टाइप की होती है। तो वो हम देख लेते हैं बच्चों, बॉम कैलोरीमीटर की स्ट्रक्चर। यस, सो दिस इज द बॉम कैलोरीमीटर। ये बॉम कैलोरीमीटर है बच्चों। ये जो आपको दिखाई दे रही है ना स्ट्रक्चर, ये बॉम कैलोरीमीटर है। और इस बॉम कैलोरीमीटर में क्या क्या एपरेटस होते हैं, किस टाइप की इसकी स्ट्रक्चर होती है, मैं बता देता हूँ। ये बॉम कैलोरीमीटर है बच्चों, और इसका यूज हम करते हैं हीट ऑफ कंबस्टन फाइंड करने के लिए। क्या फाइंड करने के लिए हम करते हैं इसको यूज? हीट ऑफ
heat of combustion. It is used for to find heat of combustion. इसका यूज करते हैं हम बच्चों क्या फाइंड करने के लिए, हीट ऑफ combustion फाइंड करने के लिए हम इसका क्या करेंगे, यूज करते हैं। It is used for to find the heat of combustion of the सिस्टम। किसी भी सिस्टम की हीट ऑफ कंबस्शन हमें फाइंड करनी है तो बॉम कैलोरीमीटर का यूज करते हैं हम। ठीक है बच्चों, समझ में आया, समझ में आया आपको ये बात? हाँ, अब देखो इसकी स्ट्रक्चर में बता देता हूँ, इसकी स्ट्रक्चर में क्या क्या है। तो इसकी स्ट्रक्चर देखो बच्चों, तो बॉम कैलोरीमीटर में देखो हीट ऑफ कंबस्शन का मतलब होता है जब भी किसी भी फ्यूल को हम बर्न करते हैं ना बच्चों, किसी भी फ्यूल को अगर हम बर्न करते हैं, किसी भी फ्यूल को अगर हम बर्न करते हैं बच्चों, तो वो क्या करता है, हीट प्रोड्यूस करता है, वो हीट प्रोड्यूस करता है। और उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, हीट ऑफ कंबस्शन। क्या कहते हैं, हीट ऑफ कंबस्शन। जब भी किसी भी फ्यूल को जब हम बर्न करते हैं तो क्या करता है, वो हीट प्रोड्यूस करता है, और जितने अमाउंट में वो हीट प्रोड्यूस करता है उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, हीट ऑफ कंबस्टन। ठीक है, तो इसकी स्ट्रक्चर किस टाइप की है, ध्यान से देखेंगे तो ये बॉम कैलोरीमीटर है, ये एक हेवी स्टील का बना हुआ होता है जिसकी कैपेसिटी होती है बहुत ज़्यादा प्रेशर को होल्ड कर पाने की। अब यहाँ पे कैलोरीमीटर कौन सा है, इसमें बॉम कैलोरीमीटर कौन सा है, तो ये आपको दिख रहा होगा बच्चों, ये छोटा सा ये जो कंटेनर दिख रहा है ना आपको, ये जो आपको ये कंटेनर दिख रहा है, ये वाला कंटेनर, ये वाला कंटेनर, ये इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, ये जो कंटेनर है ना, इसी कंटेनर को हम क्या बोलते हैं, बॉम्ब कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम, बॉम्ब कहते हैं। ये कंटेनर है बच्चों, स्टील का बना हुआ कंटेनर है, ये वाला आपको दिख रहा होगा, ये वाला जो कंटेनर है ना, ये किसका बना हुआ है बच्चों, स्टील का बना हुआ है, हार्ड स्टील का बना हुआ है, और इसी को हम क्या कहते हैं, बॉम्ब कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम, बॉम्ब कहते हैं। स्टील का बना हुआ होता है और इसकी कैपेसिटी कैसी होती है, एक तो ये मेटेलिक होता है, तो मेटेलिक होता है तो ये क्या होता है, हीट को कंडक्ट कर सकता है। दूसरा, ये बहुत ज़्यादा प्रेशर को बहुत ज़्यादा प्रेशर को भी होल्ड कर सकता है। अगर प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, तो भी ये टूटता नहीं है, ये ब्रेक नहीं होता है, ये स्टील का बना हुआ कंटेनर होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, बॉम्ब कहते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है बच्चों, इसके अंदर जिस सब्सटेंस का हमें हीट ऑफ कंबस्टन फाइंड करना होता है, उस सब्सटेंस को इसके अंदर एक प्लेट के अंदर रखते हैं। दिस स्टील वेसल इज ऑल्सो lined with the gold or platinum alloy or some other non-oxidizing substance। अब ये जो मोम है ना बच्चों, ये मोम, इसके चारों तरफ एक इस टाइप के सब्सटेंस की कोटिंग कर रखी होती है। यहाँ तो गोल्ड की कोटिंग कर देते हैं, यहाँ तो इसके चारों तरफ क्या कर देते हैं, गोल्ड की कोटिंग कर देते हैं। गोल्ड की कोटिंग नहीं करेंगे तो यहाँ इसके चारों तरफ प्लेटिनम की कोटिंग कर देते हैं। तो गोल्ड की प्लेटिनम की कोटिंग करने से क्या होगा, ये ऑक्सीडाइज नहीं होगा। क्यों, ये जो कंटेनर है ना बच्चों, स्टील का कंटेनर, ये चारों तरफ से किससे सराउंडेड रहता है, पानी से सराउंडेड रहता है, या पानी के अंदर होता है। ठीक है, ये पानी में पड़ा रहता है। ये बॉम जो कैलोरीमीटर है, ये कहाँ रहता है, चारों तरफ वाटर से सराउंडेड रहता है। एक अलग से कंटेनर में होता है, उस कंटेनर के अंदर क्या होता है, पानी भरा हुआ होता है, उसके अंदर ये डूबा रहता है। तो अब देखो, ये जो कैलोरीमीटर का ये जो कंटेनर है जिसको हम बॉम कहते हैं बच्चों, ये स्टील का बना हुआ होता है, हार्ड स्टील का बना हुआ होता है, और उसकी जो वॉल्स होती है वो थिक होती है। रीजन है यहाँ पे कि ये बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर को झेलने में कैपेबल होता है। हाई प्रेशर ये सर्वाइव कर सकता है, बहुत ज़्यादा अगर प्रेशर हो जाए तो भी ये टूटता नहीं है, ब्रेक नहीं होता है। और दूसरा, ये मेटेलिक होता है तो ये क्या कर सकता है, हीट को कंडक्ट कर सकता है। अब देखो ध्यान से, ये जो बॉम्ब है इसके अंदर एक छोटी सी एक प्लेट रख देते हैं। ये छोटी सी प्लेट है जो प्लेटिनम की बनी होती है, प्लेटिनम की प्लेट होती है ये बनी हुई। इसके अंदर जिस सैंपल का हमें हीट ऑफ कंबस्शन फाइंड करना होता है, उस सब्सटेंस को इस प्लेट के अंदर रख देते हैं। अब ये जो
बॉम्ब है बच्चों, इसके अंदर इलेक्ट्रोड्स एंटर करते हैं। ये इलेक्ट्रोड्स है, ये वाले जो आपको दिख रहे हैं ना, ये वाले, ये क्या है बच्चों, ये इलेक्ट्रोड्स है, ठीक है। और साथ में इसमें एक ऑक्सीजन सप्लाई करने का एक सिस्टम लगा हुआ होता है, ये ऑक्सीजन सप्लाई करने का ये सिस्टम है। मतलब किसी भी चीज को अगर हम कंबस्टन करवाना चाहते हैं, ठीक है, तो कंबस्टन हमेशा किसकी प्रेजेंस में होता है, कंबस्टन हमेशा किसकी प्रेजेंस में होता है, हमेशा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। कोई भी चीज अगर बर्न होगी तो किसकी प्रेजेंस में होगी, वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होती है, ठीक है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वो बर्न होती है। कोई भी किसी भी चीज को अगर हम बर्न करने की कोशिश करेंगे तो वो हमेशा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही बर्न होगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर आपको वापस बता देता हूँ। ये देखो, ये एक छोटा सा कंटेनर है जिसको हम बॉम्ब बोलते हैं। ये थिक होता है थोड़ा सा, ये चारों तरफ से सील होता है पैक बेटा, चारों तरफ से सील पैक होता है, ठीक है। अब इसके अंदर इलेक्ट्रोड्स एंटर करते हैं, ये इलेक्ट्रोड्स है, दीज आर द इलेक्ट्रोड्स। इसके अंदर एक प्लेट होती है, किसकी किसकी प्लेट होती है, इसमें प्लेटिनम की प्लेट्स होती है। और इस प्लेटिनम की प्लेट्स पर क्या होता है, सैंपल भरा होता है, जिसका हमें क्या फाइंड करना होता है, जिसकी हमें हीट ऑफ कंबस्टन फाइंड करना होता है। वो सैंपल इसमें भरा हुआ होता है। तो सैंपल में क्या क्या हो सकता है, सैंपल में कोल हो सकता है जिसका हमें हीट ऑफ कंबस्टन फाइंड करना है, पेट्रोल हो सकता है, केरोसिन हो सकता है। ये सारे सब्सटेंस हो सकते हैं जो कैसे होते हैं, इनफ्लेमेबल सब्सटेंस होते हैं, वो इसमें भरे जाते हैं, जो जल सकते हैं आसानी से, वो इसमें भरे जाते हैं। इनका हीट ऑफ कंबस्टन फाइंड करना होता है। हीट ऑफ कंबस्टन का मतलब अभी मैंने बताया था कि कोई भी सब्सटेंस जब बर्न होता है तो वो क्या करता है, हीट को प्रोड्यूस करता है, हीट प्रोड्यूस करेगा। जैसे आप कोल को जलाओ तो वो हीट प्रोड्यूस करेगा, पेट्रोल को जलाएंगे तो हीट प्रोड्यूस करेगा, केरोसिन को जलाते हैं तो हीट प्रोड्यूस करते हैं। ये सारे क्या है, फ्यूल्स है। जब भी फ्यूल्स को बर्न करते हैं तो वो क्या करते हैं, हीट प्रोड्यूस करते हैं, वो हीट देते हैं, ठीक है ना। अब ये जो इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, बॉम्ब कहते हैं। अब इसके अंदर एक और सिस्टम होता है ऑक्सीजन गैस को एंटर करवाने के लिए। ये ऑक्सीजन गैस को एंटर करवाने के लिए एक इनलेट है, जहाँ से हम ऑक्सीजन गैस को इसके अंदर क्या करवा सकते हैं, एंटर करवा सकते हैं। ये ऑक्सीजन गैस एंटर करवाने के लिए यहाँ पे एक इनलेट लगा हुआ है, जहाँ से हम ऑक्सीजन गैस को इसके अंदर एंटर करवा पाएंगे, ठीक है। अब ये जो कंटेनर है ना बच्चों, ये कंटेनर एक अलग से बड़े से कंटेनर के अंदर पड़ा रहता है। एक अलग बड़ा कंटेनर होता है बच्चों, उसके अंदर होता है। और इस कंटेनर के अंदर क्या होता है बच्चों, पानी भरा हुआ होता है। इस कंटेनर में क्या होगा, पानी भरा हुआ होगा। इस बड़े से कंटेनर में क्या होगा बच्चों, पानी भरा हुआ होता है। अब हमने बताया कि ये जो बॉम्ब है, इसकी जो वॉल्स होती है वो मेटेलिक वॉल्स होती है, मेटेलिक वॉल्स है। तो ये पानी के कांटेक्ट में रहती है, ये चारों तरफ से पानी के कांटेक्ट में रहती है, ठीक है। अब ये जो आउटर कंटेनर है ना, इसमें एक थर्मोमीटर लगा देता है, इसमें एक थर्मोमीटर लगा देते हैं। ये थर्मोमीटर लगाया हमने, जो टेम्परेचर को मेजर करेगा, ठीक है, पानी का टेम्परेचर को मेजर करेगा। अब यहाँ पे क्या करते हैं, इसको इलेक्ट्रिसिटी से या सप्लाई से हम इसको क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। ये जो है ना इलेक्ट्रोड, इसको जैसे हम इसको वर्किंग कंडीशन में आता है तो क्या करते हैं, ये इसमें जो पानी भरा हुआ है ना, और इसमें ये जो थर्मोमीटर लगा है ना, ये इतना ज़्यादा सेंसिटिव होता है कि ये 0.1 डिग्री सेल्सियस को भी मेजर कर सकता है। ये जो थर्मोमीटर होता है ना, ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। ये 0.1 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर को भी मेजर कर पाता है, इतने कम गैप को भी हम ये मेजर कर पाता है। अब जिस सैंपल का हमें हीट ऑफ कंबशन फाइंड करनी होती है, उस सब्सटेंस को एक प्लेटिनम की प्लेट में रखते हैं, जो किस में पड़ी रहती है बच्चों, बॉम्ब के अंदर पड़ी रहती है। इसके अंदर ये इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं। अब इसको बर्न करने के लिए क्या करना होगा, स्पार्किंग करनी होगी। और हमने बताया था कि किसी भी चीज़ का अगर हमें कंबस्टन करवाना है, किसी भी चीज़ का अगर हमें कंबस्टन करवाना है तो वो किसकी परचेंस में होता है, वो ऑक्सीजन की परचेंस में होता है। अगर ऑक्सीजन की सप्लाई मिलेगी तो ही वो क्या होगा, कंबस्टन होता है। मतलब किसी भी चीज को जलाने के लिए ऑक्सीजन गैस की रिक्वायरमेंट होती है, 6th क्लास में हमने पढ़ा है,
ठीक है। तो यहाँ से ऑक्सीजन की सप्लाई अंदर एंटर करती है, किसके अंदर, बॉम्ब के अंदर एंटर करती है, ऑक्सीजन की सप्लाई यहाँ से एंटर करती है। अब जैसे यहाँ से स्पार्किंग शुरू होती है तो ये इसके अंदर जो फ्यूल पड़ा है वो क्या होता है, वो बर्न होने लगता है, वो जलने लगता है। अब जलेगा तो क्या होगा, गैसेस भी प्रोड्यूस होगी, गैसेस भी प्रोड्यूस होगी। तो इसके अंदर क्या होता है बच्चों, ये जो बॉम्ब है ना, ये बहुत ज्यादा प्रेशर को होल्ड कर पाता है। हमने पहले बताया था कि जो बॉम्ब होता है ये मेटेलिक होता है और सॉलिड मेटेलिक होता है, बहुत ज्यादा हार्ड मेटल का बना हुआ होता है, स्टील का बना हुआ होता है। और वॉल्स कैसी होती है, मोटी होती है, थिक होती है, जो क्या कर सकती है, हाई प्रेशर को भी क्या कर सकती है, को हाई प्रेशर को भी होल्ड कर पाती है, कैपेबल होती है उसको भी होल्ड करने में। अब गैसेस तो बनती है, साथ साथ में ये जब बर्न होगा तो क्या होगा, टेम्परेचर भी बढ़ेगा। अब ये इसकी जो वॉल्स है ये कैसी होती है बच्चों, मेटेलिक होती है। तो ये क्या करेगी, ये कंटेनर गर्म हो जाएगा। इस कंटेनर के गर्म होने से ये जो पानी है इसके चारों तरफ, वो भी क्या होगा, धीरे धीरे गर्म होने लगेगा। और वाटर का जो टेम्परेचर है ना वो राइज होने लगेगा। वाटर का टेम्परेचर हम किसके हेल्प से मेजर कर लेंगे, थर्मोमीटर से। थर्मोमीटर की हेल्प से हम इसका टेम्परेचर को मेजर कर लेंगे। साथ में यहाँ पे एक स्टीरर भी लगा हुआ था, मैग्नेट, ये एक स्टीरर लगा होता है जो पानी को स्टीर करने का काम करता है। ठीक है, ताकि पानी का जो टेम्परेचर है ना वो एक जैसा बढ़े। ऐसा नहीं कि कहीं से पानी का टेम्परेचर ज्यादा हो गया, कहीं से पानी का टेम्परेचर कम हो गया, ऐसा नहीं। तो यहाँ पे एक स्टीरर भी लगा देते हैं, वो क्या करता है, पानी को मिक्स करता रहता है, पानी को हिलाता रहता है अंदर की साइड से, ताकि पानी का जो टेम्परेचर है ना वो एक जैसा सब तरफ से हो जाए। तो इस टाइप से हम हीट ऑफ कंबस्टन फाइंड करते हैं। अब जो हीट ऑफ कंबस्टन है ना उसका फॉर्मूला भी बता देता हूँ, किस टाइप से हीट ऑफ कंबस्टन का फॉर्मूला दिया जाएगा। तो हीट प्रोड्यूस, कितनी हीट प्रोड्यूस हुई है वो बता देता हूँ। हीट प्रोड्यूस ड्यूरिंग कंबस्टन, ये फॉर्मूला आप सभी लोग ध्यान से देखेंगे, किसके बराबर होगा, हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी ऑफ कैलोरीमीटर, हीट कैपेसिटी ऑफ कैलोरीमीटर इनटू डेल्टा टी इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। तो जो वाटर की स्पेसिफिक हीट होती है वो होती है 0.4, ये फिक्स है। ठीक है, डेल्टा टी का मतलब होता है चेंज इन टेम्परेचर। डेल्टा टी यहाँ पे क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। किसका टेम्परेचर चेंज हुआ बच्चों, वाटर का जो टेम्परेचर चेंज हुआ ना वो हमें यहाँ पे देख लिखना है। और ये है हीट कैपेसिटी ऑफ कैलोरीमीटर। जो कैलोरीमीटर हम यूज ले रहे हैं ना उसकी कुछ ना कुछ हीट कैपेसिटी होती है, मतलब वो कुछ हीट को होल्ड करने की क्या रखता है, कैपेसिटी रखता है। उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, हीट कैपेसिटी ऑफ द कैलोरीमीटर। इस सब की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी होगी, तो आपको फाइंड करना होगा क्या, हीट ऑफ कंबस्टन आपको फाइंड करनी होगी। इस टाइप से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, एंथैल्पी फाइंड कर सकते हैं। क्या फाइंड कर सकते हैं, इससे हम एंथैल्पी को फाइंड कर सकते हैं। समझ में आया आप सभी को, समझ में आया, समझ में आया तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि और आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इसके ऊपर एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ बच्चों, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन है बच्चों 0.562 ग्राम ऑफ ग्रेफाइट kept in bomb calorimeter in excess of oxygen 8 to 98 केल्विन, ये टेम्परेचर दे रखा है, एंड एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये प्रेशर दे दिया। ठीक है, अब केमिकल रिएक्शन दिए, जो कार्बन है ना वो बर्न होगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यहाँ पे कार्बन क्या है, ग्रेफाइट।
ग्रेफाइट है ना बच्चों, ग्रेफाइट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन। आप लोगों ने एलोट्रोप्स के बारे में पढ़ा होगा क्लास 10th में, तो क्लास 10th में आपने एलोट्रोप्स पढ़ा होगा, क्रिस्टलाइन एलोट्रोप्स ऑफ द कार्बन एंड एमोर्फस एलोट्रोप ऑफ द कार्बन। तो क्रिस्टलाइन एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन में आपने पढ़ा होगा डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलरिन के बारे में। डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरिन के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरिन क्या है? क्रिस्टलाइन एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, मतलब ये प्योरेस्ट फॉर्म होती है कार्बन की। तो ये कार्बन, ग्रेफाइट को हम कार्बन के फॉर्म में लिखेंगे, ऑक्सीजन की परजिश में बर्न होगा तो क्या बनेगी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। अब ये जो रिएक्शन है ना बच्चों, इसमें आगे और लिखा हुआ है ड्यूरिंग दिस रिएक्शन द टेम्परेचर राइज फ्रॉम 298 केल्विन। देखो टेम्परेचर कितना था? 298 केल्विन था इनिशियल। तो टेम्परेचर कितना बढ़ गया? 298 से बढ़कर कितना हो गया? 298.8 केल्विन। ये इनिशियल टेम्परेचर था और ये फाइनल टेम्परेचर हो गया 298.80 केल्विन। ठीक है। अब यहाँ पे ये भी लिखा इफ हीट कैपेसिटी, ये हीट कैपेसिटी आपको दे देंगे, आपको सिर्फ फॉर्मूला ध्यान रखना है। इफ हीट कैपेसिटी ऑफ द मैग्नीट्यूड कैलोरीमीटर, मतलब जो कैलोरीमीटर है ना, कैलोरीमीटर, उसका हीट कैपेसिटी आपको दे रखी है एंड इट कंटेंट्स इज 20.7 किलो जूल पर केल्विन। व्हाट इज द, आपको फाइंड करना है व्हाट इज द एंथैल्पी चेंज। एंथैल्पी चेंज आपको फाइंड करनी है, एंथैल्पी चेंज फाइंड करनी है। ठीक है। तो एंथैल्पी चेंज का फॉर्मूला हम लगा देंगे। देखो ध्यान से देखेंगे ये क्वेश्चन, ये स्क्रीनशॉट ले लेना आप। अब मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ। ये क्यू का मतलब है हीट, कितनी हीट इसने रिलीज की है वो हम फाइंड कर रहे हैं। तो सी वी इंटू डेल्टा टी, ये फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पे जो सी वी है ना, अभी जो हमने लिखा है सी वी, ये क्या है? हीट कैपेसिटी है। सी वी यहाँ पे क्या बच्चों? सी वी इक्वल टू हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी ऑफ कैलोरीमीटर, कैलोरीमीटर की हीट कैपेसिटी। डेल्टा टी क्या है? चेंज इन द टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर में कितना चेंजेज हुआ है वो है। तो डेल्टा टी फाइंड कर लो। डेल्टा टी है हमारे, डेल्टा टी है 298.80 माइनस 298.00। तो डेल्टा टी की वैल्यू आ गई 0.80 केल्विन। ये आ गई टी की वैल्यू, डेल्टा टी की वैल्यू। ठीक है। सीवी की वैल्यू, ये सीवी की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 20.7, ये हमने लगा देंगे। ठीक है। तो क्यू की वैल्यू निकाल लेंगे। क्यू इक्वल टू सीवी की वैल्यू है 20.7 इंटू डेल्टा टी की वैल्यू आ गई 0.80। तो क्यू की वैल्यू हम यहाँ पे हीट की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, इनको कैलकुलेट कर लेंगे और जो भी आंसर आएगा यहाँ पे हम लिख देंगे किलो जूल में। ये आ गई हमारे पास में हीट। ठीक है, समझ में आ गई आपको? अब देखो क्वांटिटी कितनी ली थी हमने ग्रेफाइट की, कितनी क्वांटिटी ली थी हमने ग्रेफाइट की इनिशियली? 0.562 ग्राम हमने ग्रेफाइट लिया था। ठीक है ना, ये क्वेश्चन में आप देख सकते हो 0.562 ग्राम ग्रेफाइट लिया था, उसको बर्न करवाया था। तो 0.52 ग्रेफाइट बर्न करने पर कितनी एनर्जी देता है, इसको कैलकुलेट कर लेना आप। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे 0.52 ग्राम ऑफ ग्रेफाइट गिव्स दिस दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो उसके बाद में हम लिख देंगे हीट प्रोड्यूस बाय बर्निंग ऑफ 1 मोल। तो 1 मोल ऑफ ग्रेफाइट किसके बराबर होगा बच्चों? 12 ग्राम ऑफ कार्बन के बराबर होगा, क्योंकि ग्रेफाइट क्या है? कार्बन है। तो 12 ग्राम के बराबर होगा। तो कितना आएगा? ये जो वैल्यू आ रही है ना यहाँ पे, उसको ऊपर लिख देंगे, डिवाइडेड बाय 0.562 लिख देंगे, इनटू लिख देंगे 12। तो हमारे पास में आ जाएगी
एंथैल्पी, डेल्टा एच की वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी। डेल्टा एच की वैल्यू हम आराम से कैलकुलेट कर लेंगे। तो 20.7 को 0.80 से मल्टीप्लाई करो, कितना आता है वैल्यू, जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में लिख के। 20.7 को कैलकुलेट करो 0.80 से, तो यह आता है बच्चों 16.56। तो यहाँ पे लिखना है आपको 16.56 डिवाइडेड बाई 0.52 इंटू 12। तो ये मैं लिख देता हूँ बच्चों, कर देता हूँ कैलकुलेशन। डिवाइडेड बाई 0.562 इंटू 12, तो ये आ गई आपके पास में 353.59। ये आपके, ये आंसर आ गया किलो जूल पर मोल। ये डेल्टा एच की वैल्यू आ गई। समझ में आया क्वेश्चन? कैलोरीमीटर वाला समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया? कैलोरीमीटर को समझ में आया क्या बच्चों? यस। तो एंथैल्पी चेंज ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ये हमने पढ़ा है बच्चों। एंथैल्पी चेंज का मतलब यहाँ पे हमें क्या मानना है, हीट चेंज। जब भी किसी भी केमिकल इक्वेशन में, किसी भी केमिकल रिएक्शंस में हीट में कुछ ना कुछ चेंजेस होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, एंथैल्पी चेंज। अब यहाँ पे एंथैल्पी चेंज ऑफ केमिकल रिएक्शंस का मतलब क्या है बच्चों, अमाउंट ऑफ हीट that is absorbed or released during the chemical reactions when the when reactant completely change into the product। ये कब की बात होगी बच्चों, जब किसी भी केमिकल रिएक्शन में, किसी भी केमिकल रिएक्शन में बच्चों रिएक्टेंट जब कंप्लीटली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो उस दौरान, उस कंडीशन में, उस सिचुएशन में जितनी रिएक्शन हीट रिलीज करती है या जितनी हीट एब्जॉर्ब करती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, एंथैल्पी चेंज ऑफ द केमिकल रिएक्शन। अब ये एंथैल्पी चेंज है, ये किन किन फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है? सबसे पहला तो फैक्टर है बच्चों फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। एंथैल्पी चेंज किसके ऊपर डिपेंड करेगी बच्चों? फर्स्ट पॉइंट है फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की फिजिकल स्टेट कैसी है, उसके ऊपर डिपेंड करेगी। तो देखो एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे H2 गैस है, ऑक्सीजन गैस, ये आपस में रिएक्ट करते हैं, और अगर H2O बनता है, किस फॉर्म में, लिक्विड के फॉर्म में बनता है, तो एंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन, एंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन को हम कैसे लिखते हैं बच्चों, ध्यान देना, इसको हम लिखेंगे डेल्टा आर एच से। एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन, एंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन डेल्टा आर एच से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये होगा यहाँ पे -890.3 किलो जूल, सॉरी 893 नहीं है, यहाँ पे है -250 टू 85.8 किलो जूल। इसी टाइप से अगर देखो, हमने बता रहे हैं कि फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, इसके ऊपर एंथैल्पी चेंज डिपेंड करती है। मतलब मतलब जो हीट रिलीज हो रही है ना, वो कितनी ज्यादा होगी, किसके ऊपर डिपेंड करेगी, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की फिजिकल स्टेट कैसी है उसके ऊपर डिपेंड करेगी। अब देखो ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट की फिजिकल स्टेट कैसी है, गैसेस है, ये रिएक्टेंट है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है, रिएक्टेंट है। वाटर यहाँ पे जो बनाना लिक्विड फॉर्म में, ये क्या है, प्रोडक्ट है। दोनों की फिजिकल स्टेट अलग अलग है। तो यहाँ पे देखो एंथैल्पी चेंज कितना हुआ है, -285.8 किलो जूल, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गैस फॉर्म में। अब यहाँ पे क्या बना है, वाटर, अब वाटर बना है गैस फॉर्म में। अब यहाँ पे एंथैल्पी चेंज है बच्चों -241.8 किलो जूल। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैसेस फॉर्म में, यहाँ पे भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों गैसेस फॉर्म में। यहाँ पे क्या बना है, वाटर बना है। तो वाटर यहाँ पे प्रोडक्ट है, यहाँ पे ये जो वाटर है ना, वो गैसेस फॉर्म में है। देखो वाटर वेपर के फॉर्म में है,